दोस्तों शाम 4 बजे का टाइम होता है और एक 28 साल की बेहद खूबसूरत महिला जिसका नाम भारती होता है, ये अपने पशुओं के लिए चारा लेने के लिए खेत में चली जाती है। जैसे ही ये खेत में पहुंचती है तो चारा काटने में व्यस्त हो गई। दोस्तों ये देखने लगती है कि खेत में आसपास कोई भी नहीं होता, बिल्कुल सुनसान इलाका होता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही 10 मिनट का टाइम गुजरा तो वह पास की सड़क पर देखती है कि एक 6 फीट हाइट का साधु सड़क किनारे किनारे चल रहा होता है। साधु को देखकर ये महिला उसको आवाज लगाने लगती है, लेकिन साधु को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। फिर भारती देवी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है और जब उसके पास पहुंचती है तो उसको कहने लगती है, साधु महाराज मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है। और फिर साधु की नजर इस महिला पर पड़ती है। साधु उसको देखकर हैरान रह जाता है। भाई लोगों इसके बाद ऐसा होता है, साधु को लेकर अपने खेत में चली जाती है और खेतों में जाने के बाद दोस्तों इनके बीच में आज क्या होता है, बहुत हैरान कर देने वाली कहानी है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। भाई लोगों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के शामली शहर से। और इस शामली शहर के पास एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा गांव लगता है जिसका नाम कटुली होता है। इसी गांव के अंदर रहने वाला एक दंपति जोड़ा है जिसमें पत्नी का नाम भारती होता है और पति का नाम अजय होता है। दोस्तों भारती और अजय अपने परिवार में बहुत अच्छे तरीके से अपना खुशहाल जीवन बिता रहे होते हैं। अब अजय के पास अपनी 2 एकड़ जमीन होती है। अजय अपनी खेतीबाड़ी का काम किया करता है। अब जैसे ही अजय की फसल पककर तैयार हो जाती है तो अब अजय अपनी पत्नी भारती को कहने लगता है कि एक न एक दिन हमारी फसल कट जाएगी और फिर कुछ पैसे घर में आ जाएंगे तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। और इस तरह अब अजय की फसल कट जाती है तो उसको बेचने के लिए वह पास के एक अनाज मंडी चला जाता है। अजय अपनी फसल को अच्छे तरीके से बेच देता है और उसको कुछ रुपए पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों को लेकर जैसे ही वह शाम के टाइम घर की तरफ लौट रहा होता है तो इस दौरान 4 लड़के आते हैं जिन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और उसके पास आकर उसको कहने लगते हैं कि जो कुछ तुम्हारे पास है वह जल्दी से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। और अजय वहां पर डर जाता है और डर के मारे जितने भी अजय के पास फसल के जो पैसे होते हैं वह उन पैसों को उन 4 लड़कों को दे देता है और वो चारों लड़के वहां से पैसे लेने के बाद फरार हो गए और अजय हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता है। दोस्तों इसके बाद अजय अपने घर आता है। घर पर अपनी पत्नी को पूरी कहानी बयां करता है। उसकी पत्नी कहने लगती है कि तुम परेशान मत हो, कोई बात नहीं, अगर तुम उनसे झगड़ा करते तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। तुमने बहुत अच्छा काम किया जो उनको पैसे दे दिए और वह चले गए। लेकिन उसकी पत्नी कहने लगती है कि हमें पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। फिर अजय अपनी पत्नी भारती को कहने लगता है कि मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, मैं पुलिस को क्या जवाब दूंगा कि वो लड़के कैसे देखने में दिखते थे और मैं क्या बताऊंगा। इसलिए अजय अपनी पत्नी भारती को कहने लगता है कि कोई बात नहीं, हम पुलिस स्टेशन में जाने वाले नहीं हैं। इसके बाद भारती अपने पति अजय को कहने लगती है कि तुम दूसरा कोई काम धंधा करना शुरू कर दो। लेकिन अजय वहां पर भारती को कहने लगता है कि मैं तो खेती बाड़ी का काम ही करूंगा और जो हमारे पास एक छोटी सी दुकान है उसमें तुम पानी पूरी बेचने का काम शुरू कर दो, तो पानी पूरी बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। भारती को ये बात पसंद आ जाती है। भारती तुरंत दुकान खोलने का फैसला लेती है। अगले दिन भारती शहर में जाती है, सामान खरीदती है और अपने घर लौट आई। इस समय पानी पूरी बेचने का काम उस दुकान में शुरू कर दिया जाता है। धीरे धीरे दुकान अच्छी चलने लगती है। अच्छे खासे पैसे भी इन दोनों के पास आने लगते हैं। घर का खर्च निकालने लगता है। लगभग 1 महीने का टाइम गुजर जाता है और एक शाम ऐसी भी आती है जिसमें शाम के समय 2 लड़के इसकी दुकान के सामने आते हैं और वहां बैठकर वहां पर शराब पीना शुरू कर देते हैं। भारती जब उन दोनों लड़कों को देखती है तो उनको कहने लगती है यहाँ बैठकर ये गलत काम मत करो। लड़के मानने को तैयार नहीं होते हैं। लड़के वहीं पर जमकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद भारती के पति अजय वहां पर पहुंच जाता है और जब अजय उन दोनों लड़कों को अपनी दुकान के सामने गलत काम करते हुए देखा तो फिर वह अजय आग बबूला हो जाता है। अजय पास से एक अच्छा खासा मोटा डंडा उठाकर लाता है और दोनों की पिटाई करना शुरू कर देता है। लेकिन अजय को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि दोनों लड़कों के हाथ पैर तोड़ देता है।
अब जैसे ये काम हो जाता है दोस्तों, फिर उन दोनों लड़कों के परिवार वाले पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो फिर अजय को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस थाने ले जाती है। दोस्तों यहाँ पर अजय का दोष ज्यादातर निकाला जाता है क्योंकि उसने उन दोनों लड़कों के हाथ पैर तोड़ दिए थे और जिसके चलते अजय को 1 साल की सजा सुना दी जाती है। इसके बाद दोस्तों भारती बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। वह दुकान का काम भी संभालती है, घर का काम भी करती है और फिर साथ में खेतीबाड़ी का काम भी उसकी जिम्मेदारी बन जाता है। भारती सुबह के समय अपनी दुकानदारी किया करती है, दोपहर के समय अपना घर का काम किया करती है और शाम के समय वो खेतों में अपने पशुओं के लिए चारा लेकर आती है। और दोस्तों इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि शाम के समय वह महिला भारती देवी अपने खेतों में चली जाती है अपने पशुओं का चारा लेने के लिए और उस समय खेतों में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। भारती अपने पशुओं के लिए चारा काट रही होती है, तभी वह सड़क किनारे पर देखती है कि वहां पर एक साधु महाराज सड़क किनारे पर जा रहा होता है। साधु महाराज का चेहरा चमक रहा होता है, उसका कद विशाल होता है, लगभग 6 फीट हाइट का दिखाई देता है। साधु महाराज को देखकर भारती सोचने लगती है कि साधु महाराज को तो यहाँ पर बुला लेना चाहिए और इनसे कुछ न कुछ बातें पूछ लेनी चाहिए। अब भारती से रहा नहीं जाता, भारती अपना काम काज छोड़ दी और उस साधु के पास चली जाती है। साधु को आवाज लगाती है और अपने पास बुला लेती है। साधु भी वहां पर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद जब साधु की नजर इस महिला पर पड़ती है तो साधु भी इसको देखकर दंग रह गया। दोस्तों इसके बाद भारती वह साधु महाराज से सड़क किनारे पर बातचीत करना शुरू कर देती है और वह साधु महाराज भारती की तरफ लगातार तक कर देखता रहता है। इसके बाद भारती उसको कहने लगती है, साधु महाराज यहाँ सड़क किनारे पर हम जो बातचीत कर रहे हैं, अगर मुझे यहाँ पर किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। चलो हमारे खेतों में चलते हैं, वहां पर ही बातचीत करते हैं। और इसके बाद दोस्तों साधु महाराज को लेकर वह अपने खेतों में चली जाती है। खेतों में जाने के बाद दोस्तों साधु महाराज का नाम भारती पूछती है। साधु महाराज अपना नाम राजदीप बताता है और इसके बाद दोनों बहन साधु महाराज को कहने लगती है, महाराज जी मैं जो भी काम करती हूँ उस काम में असफल हो जाती हूँ और पिछले दिनों तो मेरे पति को 1 साल की सजा सुना दी गई। मैं अकेली पड़ रही हूँ, मुझे तो शक है कि मेरे घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है। वह साधु महाराज तभी उसका हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़कर उसका हाथ देखना शुरू कर देता है। हाथ को देखते हुए वह कहने लगता है कि तुम्हारे घर में तो भूत प्रेत का साया है और मुझे तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ी पूजा करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद तुम्हारे पति भी जेल से छूट जाएगा। भारती देवी बड़ी खुश हो जाती है। वह कहने लगती है, महाराज जी कल से ही मेरे घर में पूजा अर्चना स्टार्ट कर दो। साधु कहने लगता है कि आज पूजा का सही दिन है और तुम पूजा करवा सकती हो। तो वह महिला उस साधु को कहने लगती है, चलो मेरे घर चलो। इस तरह से साधु महाराज और भारती चली जाती है। दोस्तों इसके बाद राजदेव जो साधु होता है कुछ सामान उसको लिख कर देता है और भारती कहने लगती है, साधु महाराज तुम मेरे घर पर बैठो और मैं पास की दुकान से ही सामान लेकर आती हूँ। और इसके बाद भारती नजदीकी दुकान पर जाती है, वहां से पूजा अर्चना का सामान लेकर आती है और पूजा अर्चना का सामान लाने के बाद फिर से अपने घर चली जाती है। और इसके बाद साधु महाराज जिसके घर पर पूजा अर्चना की जो प्रक्रिया होती है वह करना शुरू कर देता है। पूजा करते करते साधु महाराज लगातार इस भारती की तरफ देखता रहता है, मुस्कुराता रहता है। भारती भी उस समय तक खुश दिखाई देती है क्योंकि ये पूजा जब खत्म हो जाती है तो शायद इस भारती को लगता है कि उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। लेकिन भारती देवी नहीं जानती ये साधु महाराज इसके साथ क्या करने वाला है। दोस्तों इस तरह से लगभग 1 घंटे का टाइम गुजर जाता है और पूजा होती है, वह लगभग समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों बात यहीं पर खत्म नहीं होती। साधु महाराज राजदेव भारती को कहता है कि ये पूजा 1 दिन की नहीं बल्कि 2 दिन और तुम्हारे घर में पूजा करनी पड़ेगी और तब जाकर तुम्हारे घर की समस्याएं वह पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। और इस तरह से फिर से भारती देवी उस साधु को कहने लगती है कि तुम ऐसा करो, 2 दिन मेरे घर पर रुको और घर पर पूजा करो, फिर इसके बाद तुम चले जाना। जब भारती उस साधु महाराज को एकांत में एक कमरा भी दे देती है और जैसे ही रात होती है तो फिर रात के समय भारती देवी अपने लिए खाना तैयार करती है और साधु महाराज के लिए भी खाना तैयार करती है।
दोस्तों जैसे ही खाना तैयार हो जाता है, साधु महाराज भी खाना खाता है और साथ में भारती देवी भी खाना खाती है। इस तरह से तकरीबन रात के 9 बजे का टाइम होता है। इसके बाद साधु महाराज राजदेव अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और जो भारती देवी होती है वह दूसरे कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही दोस्तों रात के 10 बजे का टाइम होता है तो साधु राजदेव अपने कमरे से निकलता है और धीरे धीरे कदमों से वह भारती देवी के कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद दोस्तों वह कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करता है और फिर भारती देवी के साथ वह गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। जो भारती देवी होती है वह इस बात का विरोध करती है, लेकिन वहां पर साधु मानने को तैयार नहीं होता। दोस्तों इसके बाद जो भारती देवी होती है वह पास में ही एक लोहे का पड़ा हुआ सरिया उठाती है और साधु महाराज की पिटाई करना शुरू कर देती है। लेकिन साधु महाराज फिर भी मानने को तैयार नहीं होता है। वह उस भारती देवी के साथ फिर से गलत काम करने की कोशिश करता है और अब भारती देवी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। भारती देवी उसके सर में 2 से 4 सरिया मार देती है, जिसके कारण साधु वहीं गिर जाता है, चिल्लाने लगता है, शोर मचाने लगता है और इसके बाद जो उसके चिल्लाने की आवाज होती है दोस्तों वो पड़ोसियों तक पहुंचना शुरू हो जाती है। लेकिन भारती देवी उसके सिर पर तब तक मारती है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। दोस्तों 5 मिनट के बाद जो पड़ोसी होते हैं वो लगभग उसके घर में आकर देखते हैं तो भारती देवी के हाथ में सरिया होता है और साधु महाराज नीचे पड़ा होता है। साधु महाराज का दम निकल चुका था और इसके बाद पड़ोसी इन सारी बातों को, इन सारी घटना को देखते हुए पड़ोसी फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, फिर उस साधु महाराज को जो शव पुलिस बरामद कर लेती है। दोस्तों इसके बाद पुलिस भारती देवी को गिरफ्तार कर लेती है, पुलिस स्टेशन में चली जाती है और उससे पूछताछ करने लगती है। भारती देवी बताती है कि साधु ने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की थी, इसीलिए मैंने उसको जान से मार दिया। लेकिन पुलिस वहां पर भारती देवी को कहने लगती है कि तुमने उसको मारकर बहुत बड़ा गलत काम किया है और इसके बाद पुलिस उसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करती है और उस पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी भूल भारती देवी ने उस टाइम की थी जब उसने उस साधु को अपने घर पर आने दिया। सबसे बड़ी यही भूल होती है जिसके चलते साधु महाराज की मौत हो जाती है और इस तरह से जो भारती देवी का परिवार होता है ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। दोस्तों इस कहानी के बारे में जो आपकी राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद दिल दुखाना नहीं बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी ही कहानी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।